नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। कहा, सभी नागरिकों को आधार की तरह स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। केंद्र टाइगर प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए शेर और डॉल्फिन संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू करेगा। मणिपुर सरकार ने कोविड रोकथाम के लिए पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में आज से वैष्णो देवी यात्रा आरंभ। और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को आधार की तरह स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसमें इसकी स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और परीक्षण से संबंधित जानकारी होगी। कल 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरह प्रौद्योगिकी आधारित इस पहल से देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दोहराते हुए केंद्र जल्द ही प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ करेगा, ताकि इन प्रजातियों की जैव विविधता का संरक्षण हो सके। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बाघों और हाथियों के संरक्षण की परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की गई हैं। देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। आने वाले दिनों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत नदियों और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इससे जैव विविधता मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद का प्रभावी रूप से सामना कर रहा है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को विश्व की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करना होगा।
वोकल फॉर लोकल, हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना है। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को सुदृढ़ करना है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो उनके लाखों समाधान भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के समग्र ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं। हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार, एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव हैं, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में 40 करोड़ जनधन खातों में से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में करीब 30,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए हैं। करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचना, राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा मेरे देशवासियों को उनके घर का चूल्हा जलता रहे, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम हो, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो। कुछ वर्ष पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिल्ली 1 रुपये से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो जाए। ये पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और इसमें 18% की वृद्धि हुई। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं। भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। स्वतंत्रता दिवस पर विश्व के अनेक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इन सभी नेताओं का आभार प्रकट किया है। श्री मोदी ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामीन नेतन्याहू का भारत के प्रति विशेष सद्भाव स्पष्ट है और भारत को इजरायल के साथ संबंधों पर गर्व है।
श्री मोदी ने भूटान नरेश, वहां के प्रधानमंत्री और देश की जनता को भारत के साथ अद्वितीय और विश्वसनीय मैत्री के लिए भी धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष से कहा कि भारत के लोग श्रीलंका के भाइयों बहनों की शुभकामनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। श्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता से हिंद महासागर क्षेत्र के विकास में योगदान जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को धन्यवाद देते हुए कोविड महामारी से निपटने के लिए नेपाल को सहायता की पेशकश की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में जलपान का आयोजन किया। इस बार कोरोना योद्धाओं को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया। इनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल थे। राष्ट्रपति ने कोविड संकट के दौरान असाधारण सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विशेष कोरोना योद्धा अतिथि के रूप में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत मनीष कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अपना अनुभव साझा किया। कल भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। निसंदेह ये गौरव का क्षण होता है जब राष्ट्र के प्रथम नागरिक आपको आमंत्रित करें और सम्मानित करें। ये सब इसलिए हो पाया कि हम अपने डीसीपी द्वारका श्री एंड्रे अल्फोंस के नेतृत्व में मैंने कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि लोगों की सेवा करनी है। अलग अलग माध्यमों से लगभग 800 क्विंटल राशन इकट्ठा किया और उसे जरूरतमंद गरीबों, मजदूरों और पलायन कर रहे लोगों के बीच में वितरित किया। कम्युनिटी किचन चलाया और लगभग रोज 800 से 1000 लोगों को बना हुआ खाना हम लोगों ने परोसा और उस खाने को हम लोगों ने खुद ही बनाया। कपड़े के मास्क सिलवाए, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा, दवाइयां बंटवाई, होम्योपैथिक मेडिसिन बंटवाए और इन तमाम चीजों के चलते महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति भवन बुलाकर हम लोगों के सम्मान में तालियां बजवाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर मौजूद थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य विशिष्ट लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर में पहली बार तिरंगा फहराया गया। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कल भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने एक विशेष आयोजन में राष्ट्रध्वज फहराया। इसका आयोजन भारतीय परिसंघ ने किया था। इस अवसर पर न्यूयॉर्क के उप महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा, भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष अंकुर वैद्य और भारतीय मूल के जाने माने चिकित्सक सुधीर पारिक भी मौजूद थे। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को रेखांकित करने का दिवस भी होता है। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में हम देश में निर्मित कोरोना परीक्षण किट कोरोश्योर पर विशेष जानकारी दे रहे हैं। कोरोश्योर परीक्षण किट का निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किया है। ये विश्व में सबसे सस्ता कोविड परीक्षण किट है। इस किट के जरिए आरटी-पीसीआर परीक्षण का खर्च 500 रुपए से भी कम आता है और परिणाम केवल 3 घंटे में मिल जाते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले महीने प्रयोगशालाओं में इस परीक्षण किट के उपयोग का शुभारंभ किया था। संस्थान ने इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए 10 कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। इस परीक्षण किट से देश में दैनिक कोरोना जांच की संख्या में वृद्धि हुई है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालती मामले दायर करने और मुकदमों की जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कल इन दोनों सेवाओं की शुरुआत करते हुए कोरोना संकट के दौरान मुकदमे दायर करने के लिए 5 विशेष काउंटर शुरू करने का भी निर्देश दिया। ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर को उच्चतम न्यायालय की एक समिति ने विकसित किया है। इसकी सेवा efiling.ecourts.gov.in पर उपलब्ध है। शुरुआत में ये सेवा विशेष प्रकार के आपराधिक मुकदमों, जनहित याचिकाओं, नौसेना विभाग, प्रथम अपील, पेटेंट अपील और असैन्य मामलों में कर अपील से जुड़ी याचिकाओं के लिए उपलब्ध होगी। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए वकीलों को ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने कल से ही ईमेल,
माई केस स्टेटस सेवा भी शुरू की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। कहा, सभी नागरिकों को आधार की तरह स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। केंद्र टाइगर प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए शेर और डॉल्फिन संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू करेगा। मणिपुर सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में आज से वैष्णो देवी यात्रा आरंभ और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 18,08,936 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 71.61% हो गई है। कोविड मृत्यु दर घटकर 1.94% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 65,002 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 25,26,193 हो गई है। इनमें से 6,68,220 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। मणिपुर सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। कल 192 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,390 हो गई है। राज्य में ऐसे संक्रमित लोगों की लगातार पहचान हो रही है जिनका राज्य से बाहर यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 78 लोगों को कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 55.53% हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरे राज्य में कोविड अस्पतालों में 1,51,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय 51,437 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 96,231 लोग ठीक हुए हैं, जिनमें से 3,742 लोगों की कल अस्पतालों से छुट्टी कर दी गई। लखनऊ अभी भी प्रदेश का प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कल 671 नए कोरोना मामले आए और 14 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। लखनऊ के बाद कल एक दिन में कानपुर में सबसे ज्यादा 250 कोरोना के नए मामले सामने आए और यहां कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,126 हो गई है। जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें गोरखपुर में कल 310, प्रयागराज में 203, बरेली में 177 और वाराणसी में 141 मरीज मिले हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल 13,498 लोगों की कोरोना जांच की गई। राज्य में अब तक 16,12,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,498 हो गई है। पटना अभी भी हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां 16,366 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 4,147, जबकि भागलपुर में 3,974 लोग पॉजिटिव हैं। कोरोना के कारण 515 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण की दर में लगातार कमी हो रही है। इस बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित होने के बाद पटना एम्स ने राज्य के 8 मेडिकल कॉलेजों में चल रहे कोविड मरीजों के उपचार को लेकर डॉक्टरों को जानकारी देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रत्येक बुधवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कल 1,094 लोगों में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 77.95% हो गई है।
गुजरात में अब तक 12,62,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। कल सामने आए संक्रमण के 1,094 नए मामलों में से सबसे अधिक 166 मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 148 मामले सामने आए। राज्य में 14,359 सक्रिय मामलों में से 76 मरीजों की स्थिति गंभीर है। दूसरी ओर कल 1,015 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 60,537 हो गई है। कल 19 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,767 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 3,32,000 से ज्यादा हो गई है। कल 5,860 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 1,079 लोग चेन्नई के हैं। राज्य में संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या 2,72,000 से अधिक है। कल अस्पतालों से 5,236 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 127 लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने के उपायों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ही मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने बिना चिकित्सक के परामर्श से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और मलेरिया रोधी दवाएं न लेने का सुझाव दिया। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोविड-19 संक्रमण के बाद लागू राष्ट्रीय आपदा स्थिति को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को दूसरे स्तर पर कर दिया है। कोरोना से देश में अब तक 11,000 से अधिक रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका कोरोना के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। अब तक देश में 5,79,000 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा 18 मार्च से लगभग 5 महीने के लिए बंद थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन केवल 2,000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी। इनमें 1,900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के और शेष 100 बाहर के होंगे। श्री कुमार ने बताया कि यात्रा पंजीकरण काउंटर पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा, फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक यात्रा प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा पर न आने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर और केंद्र शासित प्रदेश के रेड जोन जिलों से आने वालों की कोविड निगेटिव रिपोर्ट देखी जाएगी और संक्रमण मुक्त लोगों को ही भवन तक जाने की अनुमति होगी। शुरू में पिट्ठू, पोनी और पालकी की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अटका आरती और श्रद्धा सुमन विशेष पूजा के लिए बुकिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में तेज वर्षा को देखते हुए अधिकारियों से सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने मंत्रियों से भी अपने जिलों में अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने को कहा। राज्य में वर्षा के कारण कई स्थानों पर बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में 2 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 डिग्री रहा और 32 डिग्री दिन में हो सकता है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास जा सकता है। गिलगित में तापमान 20 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यहां भी मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी हवाएं चलने या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल घिरे रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अनेक गणमान्य लोगों ने श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वाजपेयी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष नवरोज पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्रों में पारसी समुदाय का विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री मोदी ने नवरोज पर सबके लिए शांति और समृद्धि की कामना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दादी बैठ बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है। परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या खास सुर्खियां हैं। मुकेश, अगर एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डालें तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश, देश की ओर आंख उठाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब। गांवों में तेज गति वाला इंटरनेट 1000 दिन में। हिंदुस्तान का शीर्षक है, हर देशवासी का हेल्थ कार्ड होगा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भरी हुंकार, सीमा पर आंख उठाई तो देंगे करारा जवाब। देश की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च। नवभारत टाइम्स का कहना है, हर भारतीय को मिलेगा हेल्थ कार्ड, उसमें होगा सेहत का पूरा रिकॉर्ड। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एलओसी और एलएसी तक देंगे माकूल जवाब। पत्र के अनुसार मोदी ने चीन और पाकिस्तान को चेताया। पंजाब केसरी लिखता है, सौहार्द ही नहीं मजबूती भी है हमारी ताकत। जनसत्ता का शीर्षक है, परिसीमन पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोरोना से ठीक होने वालों की दर 71% के पार। एक दिन में ठीक हुए 57,381 मरीज। पत्र के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, पूरी तरह आश्वस्त होने पर ही दिल्ली के स्कूल खुलेंगे। पंजाब केसरी के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 1.94% हुई। जनसत्ता के अनुसार आज से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। कोरोना महामारी के कारण करीब 5 महीने बंद थी यात्रा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बढ़ने लगे यात्री, कम पड़ने लगी स्पेशल ट्रेन। स्लीपर और सामान्य श्रेणी के यात्रियों की लंबी कतार। हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से लिखा है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। कहा, सभी नागरिकों को आधार की तरह स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। केंद्र टाइगर प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए शेर और डॉल्फिन संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू करेगा। मणिपुर सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।